अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ रही है और इस कशीदगी का नुकसान सूबे के अवाम को हो रहा है, जो पहले ही दहशत गर्दी के बाइस मुश्किलात का शिकार है, परेशानी का शिकार है। जिस सूबे को तहरीक इंसाफ ने मिसाली बनाकर पेश करना था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों को कारकर्दगी से पीछे छोड़ना था, वो सूबा आज बद इंतज़ामी की मिसाल बना हुआ है और ऐसे में भी हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं। वादी तीरा से नकल बकानी को लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वात में रैली से खिताब में इल्ज़ाम आयद कर दिया कि 24 रुकनी जो कमेटी है उन्हें मजबूर किया गया था कि लोग तीरा से नकल मकानी करें, लेकिन वजारत इत्तलात वो ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत या फिर मुसल्लह अफवाज दोनों की जानिब से वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। उन्हीं के बयान में मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं, पुरअमन शहरियों का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए मुंतकिली या फिर हिजरत की ज़रूरत नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मावन खुसूसी शफी जान ने वफाकी हुकूमत के बयान को गुमराह करने के लिए एक कोशिश करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस मामले पर एक मौक़िफ़ अपनाने में नाकाम नज़र आती है, क्योंकि सूबे के चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जरगा करते हैं। सूबाई हुकूमत लोगों की नकल मकानी के लिए 4 अरब रुपए का फंड रखती है। एक लीडर नकल मकानी को रजाकाराना कहता है, दूसरा इसकी वजह सर्द मौसम बताता है, लेकिन वज़ीर आला कहते हैं कि इदारों ने दिया उन्होंने, और अब वो कह रहे हैं कि जरगा बुलाकर फैसला करेंगे और नकल मकानी करने वालों को खुद वापस भी लेकर जाएंगे, उनको रीसेटल करेंगे। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। इन्होंने आज नोटिफिकेशन निकाला है कि तीरा के लोग वॉलंटियरली वापस आ रहे हैं। तो आज मैं ऐलान करता हूं कि आने वाले इतवार के दिन मैं का बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। उस सिलसिले में मैं लोगों से पूछूंगा कि आपको निकाला गया है या आप हो गए हैं। अगर आपकी बात झूठी हुई तो इतवार के बाद इंशाअल्लाह ताला अपने लोगों को मैं खुद छोड़ने जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब वज़ीर आला क्या इस सारे मामले में सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में शौकत यूसुफ सईद साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। इख्तियार वली खान साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, आप भी साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार। शौकत साहब, आपसे ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये जो सारी डेवलपमेंट हुई, कल रात एक स्टेटमेंट आया, वज़ीर आला की तरफ से स्टेटमेंट आया, तहरीक इंसाफ जो है वो मुसलसल जो हुकूमत है आपकी, वो सूबे में ऑपरेशन की मुखालिफत करती आ रही है, लेकिन फिर सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने के हवाले से वो 4 अरब का पैकेज भी रख दिया। आप ही के एक लीडर नकल मकानी को कह रहे थे रजाकाराना। आप ही ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि सर्द मौसम है, सर्द मौसम की वजह से वैसी नकल मकानी होती है, लोग नीचे आ जाते हैं। आज वज़ीर आला कह रहे हैं कि इन लोगों को इदारों ने नकल मकानी पर मजबूर किया था। तो सर, इसमें से किस मौक़िफ़ को मौजूदा सूरत हाल में बाय करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो वज़ीर आला साहब का ताल्लुक भी उसी हल्के से है, दूसरा उनका इलाका है और वो सीएम है, तो ज़्यादा मालूमात तो उनके पास है। और उनके मुताबिक जो इस वक्त नकल मकानी हो रही है वो ज़बरदस्ती हो रही है। और जहाँ तक पैसे रखने का ताल्लुक है, तो ये तो हर दफ़ा पैसे रखे जाते हैं। हर साल किसी न किसी इशू के ऊपर जब ये मुमकिन है कोई भी हो, जिस तरह अभी जो ऑपरेशन के ज़रिए लोगों को जब नकल मकानी पे मजबूर किया जा रहा है, तो ये कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, उनका कौन पुरसान हाल है? क्या वफाकी हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई प्लान किया है? कोई प्लान नहीं है ना, बस ऑपरेशन करना है, लेकिन प्लान कुछ भी नहीं है। जो हम बार बार कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठ के बात करे, और हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी ख़त्म हो, इसलिए कि दहशतगर्दी असल स्टेक होल्डर तो हम हैं, विक्टिम भी हम हैं। सर, एक बात तो ये है कि जिस वक्त आप लोग साइन कर रहे थे
उस वक्त ये सवाल पूछना चाहिए था। दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं वजीर आला को मालूम होगा, तो आज से 20-25 दिन पहले जब तीरा बाग मैदान में गई थी तो वहां पर मैं लोगों से बात कर रही थी, उन्होंने कहा वजीर आला जब से बने उससे पहले से तो वो आए ही नहीं है अपने इलाके में। तीसरी बात ये कि अभी अपने स्टेटमेंट में वजीर आला साहब खुद ये कह रहे हैं कि वो लोगों को बुलाएंगे, जरगा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको जबरदस्ती तो नहीं निकाला जा रहा, उसके बाद वो रीसेटल करेंगे। यानी अभी उन्हें खुद ही नहीं मालूम कि जबरदस्ती निकाला जा रहा है या लोग खुद नकल मकानी कर रहे हैं, उन्होंने उससे पहले इतना बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया। देखिए, मैंने एक अर्ज किया ना कि ज़्यादा मालूमात तो उन्हीं के पास है, वो जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि जो असल स्टेक होल्डर है सूबाई हुकूमत, उसके साथ बैठ जाती तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है सूबे और मरकज़ के दरमियान ये ना होता, और जो मकसद है ऑपरेशन का वो पूरा हो जाता। लेकिन अगर इस तरह ऑपरेशन होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उससे कोई हमें कामयाबी मिल सके। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि एक तो लोगों को डिसलोकेट किया जाए, उनकी तकालीफ झेलेंगे, सख्त सर्दी के अंदर घरों से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह कैंपों के अंदर रहेंगे, वहाँ क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, ये सारी चीजें। सर मेरे लिए तो एक हैरानी की बात यह है कि आप लोग खुद ये कहते रहे कि हमने वहां के लोगों की फलाह के लिए ये 4 अरब का पैकेज रखा है। आज जब कल से इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू हो रही है तो आप लोग कह रहे हैं जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। तो ये जो चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, इन्होंने जुर्गे से मुज़ाकरात किए, वो नुमाइंदगी किसकी कर रहे थे सर? देखिए, ये तो अब सूबाई हुकूमत बता सकती है ना, मैं तो सूबाई हुकूमत में नहीं हूँ। लेकिन देखिए, ज़ाहिर है चीफ सेक्रेटरी हो गया या आईजीपी हो गया, गवर्नर हो गया, ये वफाक के नुमाइंदे होते हैं सूबे के अंदर। और जाहिर है अगर उनको कोई सर बसद्दे एहतराम, क्या मैं ये बात कह लूं, अभी मैं आपके लोगों को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो ये ऑपरेशंस कर रहे हैं, या चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या फिर इदारों के ऊपर तक ये बात की जा रही है कि इनकी नीयत कुछ और है, तो क्या मैं बसद्दे एहतराम ये बात कह लूं कि ये जो कल से लेकर आज तक जिस तरह के स्टेटमेंट्स पास किए जा रहे हैं, अब आप लोगों की नीयत कुछ और है सर? नहीं, देखिए, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि अगर जो एपीसी बुलाई गई थी, अगर उस 15 नुकात के ऊपर वफाकी हुकूमत गौर खोज कर लेती और अपने सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिसमें नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, एनपी भी है, सबको बुला के और कोई मशावरत हो जाती तो बेहतर रास्ता निकल आता। देखिए, जब तक आपके साथ लोकल लोग तावन नहीं करेंगे तो, और सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो जो लोकल पुलिस है वो तावन नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी। तो हम तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी ख़त्म हो। अब दहशतगर्दी ख़त्म करने पे तो किसी को एतराज़ नहीं है, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए जो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है उस पर इख्तिलाफ है। तो क्यों ना अभी तक वफाकी हुकूमत इस मैकेनिज्म बनाने में नाकाम रही है, क्यों नहीं बैठी? क्या मसला है? मतलब एक तो जिस तरह इन्होंने पीस बोर्ड में फैसला कर लिया, वो बाला पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। अभी जो फैसले हो रहे हैं वो सूबे को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो क्या मसला है? आखिर कोई बहुत बड़ा मैंडेट मिला है इस हुकूमत को, वैसे ये चाहते हैं कि बस या कोई शहंशाहियत की तरफ जा रहे हैं, इसमें क्या मसला है? लोगों की तरफ आप इशारा करते हैं, जब आप उनसे ये सवाल करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है कि हम सूबे को बैठ के ब्रीफ करें, ना हम सूबे के मातहत हैं, हम विफाक के मातहत हैं। आपको अगर ब्रीफिंग चाहिए तो आप विफाक से कहें कि आपको ब्रीफ करें, इस ऑपरेशन के बारे में बताएं, लेकिन आप लोग विफाक को कहते नहीं है सर, आप टॉक शोज में आके ये बात कर रहे होते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा सर, मैं आती हूँ आपकी तरफ, इस सवाल का जवाब दीजिएगा अगले सवाल में सर। ऑपरेशन करना न करना इसका इख्तियार साहब की बात भी शामिल करने देना। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया सर। वफाकी हुकूमत पहले सर आप लोग जोर देते रहे केपीके में ऑपरेशंस के हवाले से, तीरा में ऑपरेशन के हवाले से, संगीनी के हवाले से आप लोग बताते रहे कि कितनी ज्यादा जरूरत है। अभी जो एतराज है इस वक्त, ये किस बात पर एतराज हो रहा है? सिर्फ जबरदस्ती नकल मकानी का जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, उस पर एतराज है, या फिर वहां पर कोई ग्रैंड ऑपरेशन होना ही नहीं है? क्योंकि आईबीओस तो हो ही रहे हैं ना मुसलसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, काइनेटिक ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तो एक अरसे से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिरे से ये मालूम नहीं है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। लोगों की जो नकल मकानी की जा रही है, आपने उनके लिए 4 अरब रुपए के पैसे रखे आज से 2 महीने पहले। आप के मकासद क्या थे, आप करना क्या चाहते हैं, और आज जो आपने नैरेटिव लिया है उसका मकसद क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सिर्फ
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और फौज को आपस में लड़ाना चाहती है। ये इतनी जबरी नकल मकानी का ये प्रोग्राम जो है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट। ये तो इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। ये तो पता नहीं आप करना क्या चाहते हैं। आप लोगों को बगावत पर उकसाना चाह रहे थे या इट वाज अ डर्टी पॉलिटिक्स यू आर प्लेइंग? मुझे तो यही नजर आ रहा है, इसके अलावा तो और कुछ नजर नहीं आ रहा। रात को आपने जो थी तो सारी आपको तफसील आपके सामने आ गई है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हमारी मिनिस्ट्री ने उसकी एक बात तो ये कि वहां पर जो नकल मकानी हो रही है, क्योंकि यही सवाल मैंने किया भी और वो वजीर आला जब अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें भी ये सवाल तो उठ रहा है कि वो कह रहे हैं कि वहां लोगों से पूछेंगे कि उनकी नकल मकानी जबरदस्ती हो रही है या नहीं हो रही, फिर उसके बाद रीसेटल किया जाएगा। आपने भी अभी इस बात की वजाहत कर दी, वजारत इत्तलात की तरफ से भी इस बात की वजाहत आ गई। दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का ये था कि कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन ये तीरा में, बाग में, मैदान में, खैबर में होना है या नहीं होना, ये भी जरा वजाहत कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखिए, लार्ज स्केल ऑपरेशन का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बना है और इस तरह का कोई मतलब कोई चीज जो है अंडर कंसिडरेशन नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि काइनेटिक ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो तो एक मुसलसल चीज है। जो दहशतगर्दी के साथ हमारी लड़ाई लड़ रही है हमारी फौज, वो तो एक मुसलसल काविश और कोशिश है, वो तो चल रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के जरिए जो सूबाई हुकूमत जिस नफरत को फैला रही है और नफरत की हवा आग को वो लोग ये भी कि विफाक का और जिनके ऊपर इल्जामात लगाने की कोशिश की जा रही है, इन ऑपरेशंस का नकल मकानी से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसका नकल मकानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके लिए हमारी तरफ से इनको कोई हिदायत नहीं दी गई थी। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, सुहेल अफरीदी साहब जो अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं सूबे का, ये उनका ही कोई प्लान लगता है। सम डर्टी प्लान इट्स लुकिंग लाइक कि वो कुछ इससे अपने सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। सूबे में बगावत, इंतशार, एक और बात की भी वजाहत कर दीजिएगा, जैसे कि सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि वहां पर लोगों के साथ अब जरगा भी करेंगे, संडे को बुलाएंगे, लोगों को बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जबरदस्ती तो आपको मुंतकिल नहीं करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद वो रिसेटल करेंगे। तो इस एक्टिविटी पर भी आपको कोई एतराज नहीं है? बड़ी बचकाना किस्म की बात है। ये जो बात आप कर रहे हैं ये नकल मकानी से पहले इनको करनी चाहिए थी। ये मुफ्त में खुद को कहते हैं कि मैं सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो ये बात आप पहले कर लेते। आपको तो पता होना चाहिए कि किस तरह वो वहां से नकल मकानी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहां सेटल होना है। खराब मौसम को देखे, हालात को देखे, ये आप लोग कर क्या रहे हैं इनको पता ही नहीं है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा वो बदकिस्मत सूबा है कि जहां पर तजर्बे के बाद तजर्बा किया जाता है और इन लोगों के पास तजर्बों के अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या विजन है, इनके पास क्या प्रोग्राम है? यूनिवर्सिटियां ये नहीं बनाते, कॉलेज ये नहीं बनाते, अस्पताल ये नहीं बनाते, तरक्की का काम ये नहीं करते। ये खुद कहते हैं कि हमें लोगों ने इस बारे में वोट दिए। सर वो जरूरी है, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी वहां पर मौजूद थी, चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर मौजूद थे, इस तरह से विफाक की भी नुमाइंदगी थी ना सूबे के साथ साथ, तो क्या विफाक की नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था कि आगे ये नकल मकानी होगी? देखिए, मेरी बात सुने, जब चीफ सेक्रेटरी की और आईजीपी की अपॉइंटमेंट होती है उसके नाम भेजे जाते हैं सूबाई हुकूमत की तरफ से, लेकिन जब उनकी तैनाती हो जाती है तो फिर वो टोटली वो इनके अंडर, वजीर आला के अंडर वो काम करते हैं। उनकी तमाम तर उनका लियाज़ोन जो होता है वो इनके साथ होता है। हम तो जब कोई बात आएगी जैसे पेश आई है तो अब हम चीफ सेक्रेटरी से पूछेंगे। यानी मैं आपकी बात से ये समझूं, ये समझे कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल लाइल्म थी कि वहां पर जरगे के फैसले के बाद जो भी एक्टिविटी हो रही है उससे आप लोग बिल्कुल लाइल्म थे, ऐसे ही है? हमें वफाकी हुकूमत को इस बारे में इन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमें इन्होंने इन पिक्चर नहीं रखा। वट एवर दे आर डूइंग, जो भी ये तीरा में कर रहे हैं, ये सूबाई हुकूमत की कली तौर पर अपनी जिम्मेदारी है, हम इसका पार्ट नहीं है। ठीक, अच्छा सर, एक और बात ये भी कि वो जिस तरह से वापस ले जाने की धमकी भी दे रहे हैं, फिर साथ साथ कह रहे हैं कि उनको भी खतरा है, उनकी जान को भी खतरा है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनकी हुकूमत को भी खतरा है। तो सर
क्या देखते हैं आप, क्या आने वाले दिनों में कोई सियासी शहीद बनने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, ये किस तरह की बात की है ज़ियादा ने? ये सारी गेमिक्स हैं। वो इमरान खान साहब भी ऐसी ही बातें किया करते थे कि मेरी जान को खतरा है, ये लोग मुझे जहर दे देंगे, ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। ये वो सिंपैथीज गेन करने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट्स उभारने के लिए इस तरह की बातें करना, ये उसको कॉपी कर रहा है सुहेल अफरीदी, नथिंग एल्स। आज ये स्वात गए हैं, स्वात में आज अवाम ने इनके सामने वाली स्वात की महल की तस्वीरें उठाकर इनको दिखाई है कि इनका एक वजीर है, उसने वाली स्वात के महल पर कब्जा कर रखा है, कि वो कब्जा छुड़ाओ। ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये इनके मामलात है, ये इनके करतूत है। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये आज दुनिया जहान के जितने चोर उचक्के डाकू हैं वो सारे इस वक्त काबीना में बैठे हैं और वो हुकूमत में है और इनकी पार्टी की छतरी तले खड़े होकर आके बैठ गए हैं। यही इनके पास है, इनके पास माल बनाने के अलावा तो कोई दूसरा प्रोपेगेंडा है ही नहीं इनके पास। अच्छा, चलें, मुझे आपकी इस बात को आगे बढ़ाने दें। शौकत साहब मुझे ये बताएं सर, अब वफाक की तरफ से तो ये क्लैरिटी आ रही है, वो इस बात की वजाहत करें कि ना हमारे इल्म में था और ना हमें पता है कि वहां पर आगे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो सर अब आप बताइए आपका लाहे अमल क्या होगा? आप लोगों ने जरगा किया, आपने ही उसको साइन किया, आप ही ने उसका बजट मुख्तस किया, 4 अरब रुपए रखे, उसके बाद अब नकल मकानी भी हो रही है, तो 12,000 लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब अगला लाहे अमल होगा क्या सर? देखिए किरण, पहली बात तो ये है ना कि मेरे जो भाई है ना, ये जितने जज्बात में चले जाते हैं कि इनको पता ही नहीं होता है कि वो क्या ना क्या चाहते हैं। अब देखिए पूरे काबीना को जो मुंतखब लोग हैं, जिन्होंने इनको शिकस्त देकर असम्बली में पहुंचे हैं, उनको ये डाकू और उचक्के कहता है। ये अल्फाज ज़रा देखें इनके, फिर डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना। नेशनल टीवी पे बैठ के मैं इनको बार बार समझाता हूँ कि प्लीज़ ऐसे अल्फाज ना, मेरे साथ तो कम अज़ कम ना करें, क्योंकि मैं नहीं इस तरह चीजें अफोर्ड कर सकता, ना मैं तो वैसे मेरे लिए तो ये वाकई बड़े मायूब वर्ड्स हैं। वैसे मुझे अचानक से वो आपने ये बात की तो मुझे याद सा आ गया, वो खान साहब क्या कहा करते थे जरदारी साहब को या मियाँ साहब को या शरीफ फैमिली के लिए या जरदारी फैमिली के लिए सर? वो खैर नहीं, देखिए वो तो जो शहबाज शरीफ इस्तेमाल करता था जरदारी के लिए, वो अलग चीज़ है। वो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, तो हमें वही चीज याद आई कि जी अच्छा ये चोर है। मॉरल पॉलिसी की बात आप कर रहे हैं ना, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि आपके लीडर क्या बातें किया करते थे सर? देखिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को उसको कहते थे, जरदारी को चोर कहते थे, जरदारी साहब जो इनको चोर कहते थे। हम आए तो हम दोनों को चोर कहते थे। ये फिर नाराज हो जाते कि जी हमें चोर। आप शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे हैं क्या जो आप शहबाज शरीफ के बारे में कह रहे हैं? आप तो इमरान खान के नुमाइंदे हैं, आप उनकी बात करें ना। नहीं, मैं उनकी बात यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि हम जब सियासत के अंदर आए तो ये चोर चोर एक दूसरे को कहते थे ना, तो इमरान खान ने भी इनको वही अल्फाज इस्तेमाल किए, तो कोई वो नहीं है। लेकिन देखें मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ों को कम से कम नेशनल टीवी के ऊपर देखें, हर चीज़ का अपना एक लिमिट होती है, मैं नहीं करना चाहता। बस चलें, अब मुझे अगला लाहे अमल बता दें सर। अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? और दूसरा फिर इसका ज़िम्मी सवाल ये भी है कि अगर आपने अगले हफ्ते इतवार को जरगा करना है, लोगों से पूछना है कि आपको जबरदस्ती मुंतकिल किया गया है और फिर उसके बाद वापस से रीसेटल करना है, तो सर वो इतनी तकलीफ में अपने घर बार को छोड़ के निकल रहे हैं और फिर उसके बाद आप दोबारा उनको जरगे में लेकर आएंगे और फिर दोबारा उनसे बातचीत होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा क्या करना है, तो वो पहले कर लेते ना। देखिए किरण, पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन कौन कर रहा है, और ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऑपरेशन करा भी रहे हैं और कह रहे हैं हमें नहीं पता है, वफाकी हुकूमत को नहीं पता था। और तो ये सारी चीजें जो है तो हो ही नहीं रहा, जो आईबीओज होते हैं वो तो होते हैं, नहीं बताया वो ये जो नहीं मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं ना हम, तो हमें जो डर था, जो खौफ था, वो यही था ना कि आप ऑपरेशन के नाम पे लोगों को नकल मकानी पे मजबूर करेंगे और फिर आप उसको बहाली के लिए आप आगे नहीं आएंगे, फिर सुबह वही अपने वसाइल से अपने ही लोगों को जो है वो सेटलमेंट की तरफ अपने वसाइल के ऊपर जाएगा। हमारे तो यही खदशात थे, बहुत सारे खदशात थे। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ बैठो। जब इन्होंने कहा कि ये हमें बताते नहीं है, तो अभी आपको कहाँ बताएं? हम टीवी के ऊपर बताएं, टॉक शो में बताएं। चलें सर, मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाकयात है ना, आज से 3 साल पहले वो 59% पे थे, इस वक्त 79% पे आ गए हैं। तो इन चीजों से निकलकर सर देखना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सूबा करें, इदारे करें, विफाक
बात करें, लेकिन करना पड़ेगा। नहीं जी सर, आप ही के दौर में आज से 3 साल पहले करना पड़ेगा, लेकिन हम जब आए थे उस वक्त 79% हो गया है। नहीं ठीक सर, मुझे इजाजत दीजिए। इख्तियार साहब आखिर में सर मुझे जब हम आए थे, नहीं जब हम आए थे उस वक्त क्या परसेंटेज थी, रोज जो धमाके होते थे जब हम आए थे 2013 में, उस वक्त क्या सूरत हाल थी इस सूबे की? और इमरान खान जब तक इस मुल्क के ऊपर वजीर आजम रहे, क्या आपने कोई दहशतगर्दी देखी? ये तो उसके जाने के बाद इमरान खान नहीं है तो फिर आपके कोई भी हो, चाहे वो सुहेल आफरीदी साहब हो, चाहे वो गंडापुर साहब हो, फिर आप लोग गवर्नेंस कर नहीं सकते। यानी आप अपनी बात से ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा इख्तियार साहब, मुझे ये फरमा दीजिए सर, गवर्नर राज की भी क्या फिर कोई सोच मौजूद है, कोई सूरत हाल ऐसी बन सकती है अगर केपी और विफाक के हालात इस लेवल पे आते हैं, इस लेवल पे बिगड़ते हैं? तो देखिए, गवर्नर राज जो था ये पहले ऑफ द टेबल था, और अब जो सूबे के हालात है कि जहां पर सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो सो कॉल्ड चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी तो कर नहीं रहा, वो तो एक डर्टी पॉलिटिक्स की उसने अपनी दुकान खोल रखी है। जहां पर वो जाते हैं, कल वो नौशहरा आए तो वहां पे लोगों ने एहतजाज किया, उससे आगे आए फिर लोगों ने एहतजाज किया, आज स्वात गए लोगों ने वाली स्वात की तस्वीरें उसके घर की बंगले की उठा के उनको दिखाई, तो गवर्नर्स की तरफ तो उनकी तवज्जो नहीं है। वो इख्तियार साहब मुझे सब ये बता दें, ऑन द टेबल है गवर्नर राज सर? अब गवर्नर राज जो सूबे में माली बदइंतजामी है, गवर्नर्स नाम की कोई चीज नहीं है, और यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं, इनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करेंगे तो विफाक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। और ये गवर्नर राज की तरफ सोच रहे हैं आप लोग? ये अब सोचना क्या, डिसीजन लेने की बात है, लेकिन ये पहले ऑफ द टेबल था, अब ऑन द टेबल हो चुका है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार वली खान साहब से साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब जरा कराची की बात करूंगी नाज़रीन। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और रिहाइश, सहूलियात और तरक्की के हिसाब से इसका तकाबुल लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग के साथ वैसे होना चाहिए, लेकिन जो बदकिस्मती है ना इस शहर की, वो ये है कि इसका तकाबुल दुनिया के बदतरीन शहरों से होता है। 2025 में आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट में कराची को 173 शहरों में 170वां नंबर मिला है। यानी रिहाइश के एतबार से कराची से नीचे सिर्फ ढाका है, तराबुलस है और दमिश्क है, जिनमें से 2 शहर दमिश्क और तराबुलस यहाँ पर तो खाना जंगी रही ना। वैसे कराची की तबाहाल सड़कें और उबलता हुआ सेवरेज देखकर महसूस यही होता है कि जैसे यहाँ पर भी कोई जंग लड़ी गई हो, बड़े हमले हुए हों, इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह करके रख दिया गया हो। 2023 में कराची में पहली बार पीपल्स पार्टी को जब मेयरशिप मिली थी तो उस वक्त ये उम्मीद सी जागी थी कि अब शहर की किस्मत बदलेगी, मेयर कराची माजी की तरह इख्तियारात और फंड्स ना होने का शिकवा नहीं करेंगे, और फिर हुआ भी ऐसे ही। मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब शहर की बागडोर संभाली तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इख्तियारात नहीं है उनके पास या फिर उनके पास कोई फंड्स की कमी है, बल्कि अपने फंड्स को बढ़ाने के लिए उन्होंने नई राहें तलाश की हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। कराची की तारीख में पहली बार बिजली के बिल्स के जरिए KMC टैक्स वसूल किया गया है, और इस वक्त जो ये म्यूनिसिपल यूटिलिटी चार्जेस और टैक्स की मद में आम शहरियों से 20 से लेकर 300 रुपए तक माहाना वसूल किए जा रहे हैं, जबकि अगर मैं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सारिफीन की बात करती हूँ तो इनसे माहाना 750 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। कराची इलेक्ट्रिक की जो वेबसाइट है इसके मुताबिक इसके कुल सारिफीन की तादाद है तकरीबन 38 लाख, जिसमें सनती भी है, रिहायशी भी है, कमर्शियल्स भी हैं। ये तमाम सारिफीन है, और अगर सनती और कमर्शियल मीटर्स का एक हिसाब किताब लगाया जाए तो तकरीबन 1.5 साल में इन सारिफीन से 5 अरब से जायद यानी 500 करोड़ रुपए से जायद वसूल हो गए हैं। रिहायशी सारिफीन जो कि मैंने एहतियात के तौर पर सिर्फ 15 लाख ही रखे हैं, और इनसे भी वसूल की जाने वाली रकम सबसे कम यानी 20 रुपए रखी है। इसको जमा कर लिया जाए तो ये रकम बनती है जनाबे वाला 54 करोड़ रुपए। और मैंने अंदाजे और एहतियात के लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किए कि इसका कोई रिकॉर्ड क्योंकि मौजूद नहीं है, बल्कि जब ये कैलकुलेशन की है तो ये बनता है जो आपके सामने रखा है। जिस वक्त टैक्स वसूली शुरू हुई थी तो आज टीवी की खबर के मुताबिक KMC हुकाम ने कहा था कि ये इंतहाई शफाफ होगी और हर महीने KMC की जो वेबसाइट है उस पर इसका डाटा अपलोड कर दिया जाएगा। ये है जी KMC की वेबसाइट।
लेकिन इस वक्त तक इस वेबसाइट के हवाले से कोई डाटा कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, या फिर डाटा जो है वो अभी आ रहा है यहाँ पर। डॉन न्यूज़ की 15 सितंबर की खबर, इसके मुताबिक KMC हुकाम ने उन्हें बताया था कि टैक्स की जो रकम है बुनियादी खिदमत में, जिनमें सड़कों की मरम्मत है और फायर ब्रिगेड के लिए इस्तेमाल की जाएगी ये रकम। लेकिन चंद दिन पहले जो रेस्क्यू तर्जुमान ने अल जजीरा को बताया कि उनके पास सिर्फ 57 फायर ट्रक्स और 6 लेडर ट्रक्स हैं। हालांकि 2020 में PTI की वफाकी हुकूमत ने KMC को 50 फायर ट्रक्स और 2 वाटर बाउजर फराहम किए थे। यानी शहरियों से टैक्स तो पूरा लिया गया है, बिला नागा लिया गया है, लेकिन ना तो इससे कोई नए फायर ट्रक्स खरीदे गए हैं, बल्कि जो ट्रक्स पहले से मौजूद थे उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है। माशाल्लाह, वो खड़े खड़े ही नाकारा हो गए हैं। बिजनेस रिकॉर्डर की खबर मेरे सामने मौजूद है। इनके मुताबिक कराची को 200 से 250 फायर स्टेशंस की ज़रूरत है और इस वक्त सिर्फ 22 मरकजी फायर स्टेशंस फाल हैं, जिनमें से कई तो इमारतों में नहीं है, बल्कि जो ब्रिजेस बने हुए वहाँ पर उसके नीचे कायम किए हुए हैं। कराची के लिए 15 से 20 हज़ार फायर फाइटर्स की ज़रूरत है और इस वक्त सिर्फ 930 फायर फाइटर्स मौजूद हैं, और वो भी बेचारे अल्लाह के सहारे ही ना कूद पड़ते हैं आग में, क्योंकि ना तो उनके पास जदीद आलात मौजूद हैं, न ही उनकी वक्त के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की जाती है। फिर बिजली के बिल्स में जो टैक्स की मद में रकम वसूल की जाए, यानी अरबों रुपए बनते हैं ये। इस सवाल का जवाब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ले तो रहे हैं वो पैसे, लेकिन वो पैसे अभी तक लगे क्यों नहीं है वहाँ पे, जिसमें बड़ा क्लियर था कि फायर ब्रिगेड के लिए वो इस्तेमाल की जाएंगी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद डिप्टी मेयर साथ मौजूद होंगे, उनसे इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। बिजली के बिल्स में टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन वो अभी तक लगा क्यों नहीं है और कितना टैक्स जमा हुआ है, इस पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सलमान साहब, जो डाटा आज नाज़रीन को बताया हमने, तो इस वक्त टैक्स वसूली शुरू हुई थी, तो आप लोगों ने कहा था कि माहाना बुनियादों पर जो इसका डाटा होगा सारा वो वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अब मैंने अभी दिखाया नाज़रीन को, सिर्फ और सिर्फ आपकी वेबसाइट पर सर ये मौजूद है, इसका कोई डाटा कुछ भी नहीं है। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि कितना टैक्स अब तक वसूल किया जा चुका है? जी, MUCT के बारे में टैक्स तो हम हमेशा कलेक्ट करते हैं और 6 महीने में मेरे पास आते हैं। इससे पहले जो MUCT टैक्स सालाना बेस पर किसी फर्म को दिया गया था, तो उस पर वो 15 करोड़ रुपए सालाना, और 15 करोड़ में से कुछ उनके कंसल्टेंट जो हायर किया हुआ था उनसे वो अपनी फीस काट कर 5 या 6 करोड़ रुपए जमा कराते। अब तो हमें तकरीबन 30 से 32 करोड़ रुपए आते हैं MUCT के टैक्स, तो उस पर ही हम अपने काम करवाते, जो अंदर गली मोहल्लों के काम करवा रहे हैं, और चेयरमैन UC चेयरमैन हैं जो हमारे काउंसिल के अराकीन हैं, उस पर तरक्याती कामों पर खर्च करते हैं, और इस तरीके से ये हो रहा है। मुराद साहब, मैं जरा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आपसे जो है ना जरा सादा जबान में आसान लफ्जों में समझना चाहूंगी। सर, आप कह रहे हैं 32 करोड़, ये सालाना आप बता रहे हैं 32 करोड़ रुपए आते हैं आपके पास? नहीं, सालाना नहीं है, ये MUCT के मद में आते हैं। 3 महीने के बाद जो के इलेक्ट के साथ हम जमा लेते हैं। सर, अगर उस हिसाब से मैं देख रही हूँ तो देखें, ये सितंबर से 750 रुपए माहाना, जो 5 लाख आपके सार्फिन हैं, कमर्शियल सार्फिन, उनसे 750 रुपए पर मंथ लिया जा रहा है। ये बिल के अंदर मौजूद है, ये आपका म्यूनिसिपल का जो टैक्स है इसमें लगा हुआ है। तो इस हिसाब से अभी टोटल कितने हुए हैं सर, और कितने आप कह रहे हैं 3 महीने में 32 करोड़ आते हैं? हालांकि ये तो 500 करोड़ में बनते हैं सर। नहीं, मेरी बात समझ नहीं पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे पहले जो मेयर साहब थे, वसीम अख्तर साहब, उन्होंने किसी फर्म को दिया गया था ये टैक्स कलेक्शन के लिए, और वहाँ सालाना 15 करोड़ रुपए जमा करते थे, और कुछ अपने कंसल्टेंट फीस वगैरह काट कर 5 से 6 करोड़ रुपए जमा करते थे। तो अभी KMC अपने पैरों पर खड़ी हुई है, चाहे MUCT टैक्स हो, मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को हमने टास्क दिया था। आपने बड़ी वजाहत कर दी कि पहले जो है वो उन्होंने किसी और के साथ ये मुआहिदा किया हुआ था,
अब आपने जो है वो जब के इलेक्ट्रिक के साथ किया तो उसके बाद फिर अब ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है, वेरी गुड सर। लेकिन अब जब वो टैक्स कलेक्शन हो रही है तो उन पैसों में आपने क्या किया? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खरीदी हैं आपने सर? कितने स्टेशंस को बढ़ाया गया इससे सर? देखिए मैं बता रहा हूँ ना, इससे ये कि हमारे रेवेन्यू में इजाफा हुआ और कलेक्शन बढ़ी है, और हमने तमाम डिपार्टमेंट से ये कह दिया था कि अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, तो उन्होंने एमयूसीटी के अलावा बाकी डिपार्टमेंट भी है ना, वो भी जमा कर रहे हैं कलेक्शन, तो इसी में से शहर की तरक्याती काम भी हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें फायर स्टेशन और भी जदीद हुए और मजीद जदीद करने के लिए कर रहे हैं, उस पर भी वर्किंग की जा रही है, ये तादाद कम है, ये नहीं कहते कम नहीं है, और इंशाल्लाह आपको कराची में फायर स्टेशंस भी जदीद तौर पर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग। सर मुझे ये बता दें कि जो पिछले 2 साल से आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि अच्छा फंड इससे कलेक्ट हो रहा है, अच्छा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, तो इससे आपने कितनी के लिए 2 साल नहीं है, 2 साल नहीं सर है, मेरी इत्तला में तो पूरा मौजूद है, मुझे पता है ये सितंबर में 2025 सितंबर से 750 शुरू हुआ, इससे पहले 400 रुपए थे। आपने 2 साल का वर्ड इस्तेमाल किया, तो फिर उसके बाद मैं इसको कलेक्टिवली कह रही हूँ कि बिजली के बिलों में जब से ये इस्तेमाल आना शुरू हुआ है तब से आपने कहा 2 साल से सर, उससे पहले होता रहा होगा, लेकिन बिजली के बिलों में आ रहा है ना कराची के आवाम के पास। उससे पहले क्या, उससे 2024 से आ रहा है सर। उससे पहले का जवाब दे, तो इससे पहले क्या जवाब भी नहीं हो, जब से हमने कलेक्शन करना शुरू की। मैं इसीलिए मांग ही नहीं रही आपसे उससे पहले का जवाब, मैं तो अभी का जवाब मांग रही हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन चलिए आसान कर लेते हैं, पिछले 6 महीने का बता दें सर, जब से ये 750 हुआ है तब से आपने क्या क्या खरीदा है अभी इन पैसों तो मैंने बता दिए ना आपको, मैंने बता दिए, इन्हीं पैसों से हम तरक्याती काम भी कर रहे हैं, फायर स्टेशन को मजीद बेहतर जदीद तर्ज पर काम कर रहे हैं, उस पर भी काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि फायर स्टेशन कम है, गाड़ियां कम थी, मगर इसको मजीद बेहतर करेंगे और आपको बेहतर होता हुआ नजर आएगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये सर गाड़ी मुझे कोई बता देना फायर ब्रिगेड की, क्योंकि ये जो खबर थी इसमें तो यही था ना कि फायर ब्रिगेड को आप लोगों ने इस पे जदीद करना है सर, तो मुझे वो बता दें कि कोई एक गाड़ी, यकीनन इतने टाइम से हो रहा है तो कोई एक आधी गाड़ी तो हो गई होगी। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि हमने वर्किंग कर ली है, आपको मजीद फायर स्टेशन की नई स्टेशन भी मिलेंगे कराची शहर के अंदर, मेन पावर भी बढ़ती करेंगे उस पर, और जदीद गाड़ियां भी मंगवाएंगे, हमने मंगवाई है, ऐसा नहीं है नहीं मंगवाई, और ये तादाद कम है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की, इसको मजीद बढ़ाएंगे और मजीद बढ़ाकर आपको बताएंगे कि बड़े हैं इस शहर के लिए गाड़ी। वैसे सर अगर चले अगर आप इस रकम का सर 25% भी यानी 1.5 अरब भी लगा देते ना, तो जो आज फायर ब्रिगेड का महकमा है उसके हालात तब्दील हो चुके होते हैं। एनीवे सर, अब एक और चीज इसमें यह भी है कि के इलेक्ट्रिक को रकम वसूल करने के लिए जो फी दी जा रही है वो है 7.5%। तो सर कलेक्शन फी कलेक्ट करने के लिए आप टोटल कलेक्शन का 7.5% आप के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। आपके नहीं, इतना नहीं है, इस तरह नहीं है जो आप बता रही हैं, इस तरह नहीं है, कुछ परसेंट है, 7 कुछ, इतना नहीं है जो आप कह रही है, इससे कम है। और इस तरह भी नहीं है कि हमारे वेबसाइट पे आदाद तो शुमार मौजूद है, आप चेक कर सकती है, और फेयर एंड शफाफ। सर मैं वही पढ़ रही हूँ, शायद मुझे पढ़ना बेहतर नहीं आता सर। अंडर द अग्रीमेंट बिटवीन केएमसी एंड केई, द पावर यूटिलिटी विल रिटेन 7.5 ऑफ द कलेक्टेड फंड, while 50% will be allocated to cover KE debt owed by to the KMC। सर ये आप ही का है सर जो मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, इसमें देखिए, इसमें हमारे यूटिलिटी चार्जेस भी हैं, वो भी कटेंगे ना, यूटिलिटी चार्जेस, बिल वगैरह, आपके लाइट जलने, स्ट्रीट लाइट, ये चीज़ें भी तो कटेंगी, के इलेक्ट्रिक को देने होते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे करता, आप उनसे भी तो पूछे जो हमसे पहले जो लोग थे जिन्होंने सालाना 15 करोड़ उन्हें छोड़ दें सर, उन्हें छोड़ दें, आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, उनसे हम क्या पूछेंगे? यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि फंड्स अच्छे हो गए, तो फिर इसका जवाब दें ना। मैं तो अभी आपसे मौजूदा हालात का पूछूं पिछले 3 से 6 महीने का। मैं जवाबदेह हूँ और आपको जवाब दूंगा, और ये फंड शफाफ खर्च होंगे, जहाँ खर्च होंगे और शहरियों से शेयर किया जाएगा,
एक एक पैसे का हिसाब देंगे, ठीक। ऐसा नहीं है। ऑडिट भी चले, ठीक है, ठीक। मेरे साथ शेख हबीब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद हैं। आपकी भी शुक्रगुजार हूँ शेख साहब। डिप्टी मेयर क्या फरमा रहे हैं सुना आपने? सिंध हुकूमत आपके साथ खड़ी हुई है। MQM ने वजीर आजम को खत लिखकर तहकीकाती कमीशन बनाने का भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया है। लेकिन जो आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या आप लोग इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद भी मायूस हो गए जो मुतालबात कर रहे हैं? हालांकि आपको भी पता है कि जो मुतालबात ताजिरों की तरफ से किए जा रहे हैं गैर जमहूरी मुतालबात हैं सर। वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करम अन्ना साहब बहुत अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि कराची जो है ये मिनी पाकिस्तान है और ये सिंध का दारुल खिलाफा भी है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है। बदकिस्मती से इसे हर सियासी जमात ऑन तो करती है, इसकी दावेदार भी बनती है, लेकिन इस पर कोई खर्च करने के लिए, इस पर लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब जैसे कि मेरे भाई कह रहे थे डिप्टी मेयर साहब के, जी वो हम जो है पैसा कलेक्ट कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला एक ही चीज़ का हिसाब देंगे, अब लगाएंगे। हम आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रहे भाई, हमें तो सिर्फ फैसिलिटी चाहिए। हमें ये बताइए, ये जो हमारे साथ आए दिन वाक़यात होते हैं, सानिया जो है गुल प्लाजा हुआ, सानिया इसको आप कहते हैं, इससे पीछे चले जाते हैं तो सानिया विक्टोरिया मार्केट हुई है, सानिया कोऑपरेटिव हुई है, सानिया बॉर्डर मार्केट हुआ है, सानिया जोड़िया बाजार हुआ है, सानिया लियाकताबाद हुआ है, करीमाबाद हुआ है। तो मैम ये कब तक हम अरबों रुपए का ताजिर नुकसान बर्दाश्त करते रहेंगे? किस तरह हम चलेंगे? अब तो इस वक्त जो गुल प्लाजा में जो ये 1200 ख़ानदान जो है वो बेआदत मददगार है। मसला ये कहने का 1200 ख़ानदान इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। हम तो ये कहेंगे कि इस वक्त उनके लिए कोई मामलात करे। शेख साहब वैसे मैं भी सर सवाल इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि फैसिलिटीज जो आप मांग रहे हैं, जो कराची के हर आवाम का हक है, हर शख्स का हक है, उसको वो मिल नहीं रहा है। सलमान साहब जरा ये सुनिएगा, ताजर कह क्या रहे हैं, फिर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मायूस नजर आ रहे हैं, सुनवाइए जरा। फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर के हवाले कर दिया जाए कराची। नहीं चाहिए हमें ये मेयर, इस्तीफा दे मेयर कराची। जितनी भी सियासी पार्टियां हमारी इनसे जान छुड़ा दे। ये कराची आर्मी चीफ से कहता हूं, अपने अंडर में ले लो। फील्ड मार्शल अपनी कमेटी बनाकर वो इसे देखें और इबरत का निजाम बने अगर कोई कसूरवार है तो। सलमान साहब सर मायूस हो गए हैं ताजर? देखिए मायूस ताजर जैसे गुल प्लाजा का वाकया हुआ तो उसके बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, ताजिर हैं गुस्से में अपनी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई जो कहता है कि वफाक के हवाले शेख साहब, सलमान साहब को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। आप देखिए जैसे ये वाकया पेश आया तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया और वजीर आला साहब को ये हिदायत दी है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और लोगों को सिर्फ रिकवर किया जाए। और ऑन द स्पॉट मैंने पहले ही दिन ही कह दिया था कि ये आग की शिद्दत ज़्यादा है और इस पर टाइम लगेगा और इस पर हमें सियासत करने की ना की जाए। हमें एक शहरी होके तमाम सियासी स्टेक होल्डरों को एक पेज पर होना चाहिए। ताजर सियासत कर रहे हैं? बड़ा हादसा हुआ तो नहीं सियासी स्टेक होल्डरों की बात कर रहा हूँ मैं। हमें एक पेज पर होना चाहिए और उस लवाकिन और ताजर बरादरी के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट तो खड़ी है ना। देखिए जितने भी वाक़ये हमारे दौर में हुए तो जरदारी साहब ने उनको अकोमोडेट किया, दिए, उनको कंपनसेशन दिए। और इस वाक़ये सर उससे ज्यादा अच्छा अकोमोडेट करने से ज्यादा अच्छा ये कि शहर को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दें या आप फैसिलिटीज इतनी दे दें कि जिसके बाद आपको फिर इस तरह के सानेहात के बाद, वाकयात के बाद लोगों को अकोमोडेट ना करना पड़े। सलमान साहब मैंने सुन लिया आपकी बात सर जी, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं आप मेरी बात कंप्लीट करने नहीं दे तो इस तरह तो नहीं होगा ना। मैं आपकी बात अपने ऊपर मनवा लूं, मेरा भी मौका मुझे भी अपना इस तरह नहीं है। कराची में काम हो रहे, अभी 400 कुछ रोडें हैं, सीएम साहब ने ऐलान किया बनाने जा रहे हैं, तो बहुत से स्कीमें काम हुए हैं, अंडर बाईपास बन रहे हैं, सब चीजें बन रही हैं। ये वाकया इंशाअल्लाह ताला आपको एक्शन होता हुआ सलमान साहब मैं रहती इस्लामाबाद में हूँ लेकिन ताल्लुक मेरा कराची से सर। मुझे पता है कराची में कितना काम हो रहा है, कराची की क्या इस वक्त कंडीशन है सर। सलमान साहब मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। शेख साहब सर मुझे इजाजत दीजिएगा, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। शेख साहब मुझे ये बता दीजिए, इस तरह नहीं होता जो आप अपनी मौक़िफ़ मुझ पर करें, इस तरह नहीं हो सकता।
सर लोगों को भी मालूम है, लोगों को भी मालूम है। शेख साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, अगर मेयर साहब इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? हालांकि मेयर साहब का एक बड़ा पेटेंट जुमला है, वो कहते हैं कि किसी के बाप का माल है जो मैं इस्तीफा दे दूं। शेख साहब नहीं, वो बात ये नहीं है। बात ये कहने का है कि देखिए, कराची का ताजिर जब मायूस हुआ है ना, और मरकज़ी तजनीब ताजान पाकिस्तान जब यहाँ कराची तशरीफ लाई है तो ताजिर फट पड़े। हम तो आज भी ये कहते हैं कि हमें सिस्टम जो है वो सिंध गवर्नमेंट करके दे। हमारे जख्मों पे जो मरहम है वो सिंध गवर्नमेंट को रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि लोग हमारे ताजिर जो बात कर रहे हैं गुस्से के अंदर अपनी जगह बात कर रहे हैं। कोई कहता है वफाक के हवाले कर दें, कोई कहता है आर्मी चीफ को जो है यहाँ पे वो कर दे। हम जो कहते हैं, मैं सिर्फ सादा सी सवाल ये कर रही हूँ, अगर आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मुझे उम्मीद है जिस तरह कल मुराद अली शाह साहब ने जो ऐलान किया है कि 5 लाख रुपए फौरी तौर पे किए जाए, तो हम ही समझते हैं कि हमने ये भी डेडलाइन दी थी साथ साथ कि जो मरने वाले लोग हैं उनके लवाकिन को जो उन्होंने जख्मों पे मरहम रखने की बात की थी। देखिए, इसके ऊपर इसका बनता नहीं का फसल, लेकिन चलो अल्लाह की रजा के लिए काम हो रहा है। तो 1-1 करोड़ रुपए के चेक इनको फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका शेख हबीब साहब। और सलमान मुराद साहब सेगमेंट खत्म होने से शायद नाराज होकर चले गए। मसला ये है, सवाल उठाओ तो फिर नाराज हो जाते हैं। हालांकि ख्वाहिश और चाहत हमारे भी यही है कि शहर में काम हो ताकि अवाम फैसिलिटेट हो। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। अगले माह श्रीलंका और भारत की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल के दौरान आज पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया है। 13 रुकनी टीम को सलमान अली आगा ही लीड करेंगे। बाबर आजम, शाहिन शाह आफरीदी की वापसी भी हुई है, लेकिन साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ टीम में जगह नहीं बना सके। कौमी स्क्वाड में जगह पाने वाले दीगर खिलाड़ियों में अबरार अहमद हैं, फहीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, ख्वाजा नाफे हैं, मोहम्मद नवाज हैं, सलमान मिर्जा हैं, नसीम शाह हैं, साहबजादा फरहान हैं, साइम अयूब हैं, शादाब खान हैं, उस्मान खान हैं और उस्मान तारिक शामिल हैं। कल ICC की जानिब से बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किए जाने के फैसले को इम्तियाजी सलूक करार देते हुए चेयरमैन PCB ने कहा था कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हुकूमत करेगी। जबकि आज टीम के ऐलान के बाद चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप से मुतल्लिक आइंदा के लाएहमल पर एतमाद में लिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करता है। सियासत ज़्यादा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं है, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। कल चेयरमैन PCB की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है, जहां T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कोई हतमी फैसला किया जा सकता है। ICC के दोहरे मयार पर पाकिस्तान के 2 टोक मौक़िफ़ के बाद भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हालिया तबसरों से खुश नहीं है। अगर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत में T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होता है तो PCB के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल संगीन कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट पर सख्त पाबंदियां बशमूल तमाम 2 तरफा सीरीज की मुअत्तली, PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों को NOC देने से इनकार और एशिया कप से इखराज शामिल है। अब ये भारतीय मीडिया का दावा है या फिर भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के बेटे जय शाह जो ICC के चीफ हैं उनकी गीदड़ भपकियां हैं। जो भी है, मीडिया के जरिए पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए जो भी बयान दिलवाया गया है, जो भी हो, चेयरमैन PCB पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तान की इज्जत सबसे ऊपर है। हुकूमत अगर कौमी टीम को ICC इवेंट में भेजने का फैसला करती है तो पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका में खेलेगी। कप्तान सलमान अली आगा को लगता है कि पाकिस्तान को श्रीलंका में तमाम मैचेस खेलने का फ़ायदा होगा, जिसका इजहार आज उन्होंने टीम के ऐलान के मौके पर भी किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से हो रहा है। पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, अमेरिका, नेदरलैंड्स और नमीबिया के साथ मौजूद है। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। दुनियाई क्रिकेट का हाई वोल्टेज जो पाक भारत मैच है वो 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान अब तक 1 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2009 में यूनुस खान की कप्तानी में कौमी टीम ने श्रीलंका को लॉर्ड्स में 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। फाइनल में शाहिद आफरीदी 40 गेंदों पर 54 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच रहे थे। आज शाहिद आफरीदी ICC की तरफ से खेल से खिलवाड़ करने पर शदीद मायूस हैं। कल सवेरे प्रोग्राम में ICC को इंडियन क्रिकेट काउंसिल
करार दिया था। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई। बांग्लादेश बोर्ड ने जबकि कहा कि अगर आप हमारे एक प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आप पूरी टीम को कैसे दे सकते हैं। यहाँ मेरी भी सपोर्ट बिल्कुल बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। आज भी शाहिद आफरीदी ने अपनी एक्स पोस्ट में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से बांग्लादेश के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर भारत में न खेलने के मौक़िफ़ को तस्लीम न किए जाने पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात को अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।